हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानीगर में। मैं आर्यन वशिष्ठ। आज मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत जिसे हम पढ़ रहे थे राजपूत काल पार्ट 1 में ला चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 पहले देख लें, प्लेलिस्ट में दे रखा है। और फिर पार्ट 2 आज शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 का स्टार्टिंग है महमूद गजनवी से। तो ये सभी जानते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करा, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे अभी। जो राजपूत काल के पीरियड के अंदर में बताया जा रहा है, हम पहले उसका जिक्र कर रहे हैं। 17 आक्रमण जो करा वो बाद में पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी ने जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में जब भारत के सोमनाथ मंदिर जो कि स्थित है गुजरात में, उस पर आक्रमण हुआ, तब गुजरात के शासक कौन थे? तो भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम थे गुजरात के शासक। 1025 में जब महमूद गजनवी द्वारा 1025 में आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर जो कि स्थित है गुजरात में, तब गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन थे? तो राजस्थान का जो इतिहास है उसका प्रणेता कौन थे? तो कर्नल टाड। कौन थे? कर्नल टाड राजस्थान के इतिहास के प्रणेता थे। अगला, हरिकेली। हरिकेली क्या है? एक नाटक है। हरिकेली एक नाटक है जिसके रचयिता कौन है? चौहान शासक है। जिसके रचयिता चौहान शासक हैं। और चौहान शासकों में से भी कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता है। तो हरिकेली एक नाटक है जिसके रचयिता चौहान शासक हैं। चौहान शासकों में से कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता है। अब ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है जिसकी दीवारों पर मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, उसकी दीवारों पर ये जो हरिकेली नाटक है इसके कुछ अंश अंकित हुए हुए हैं। कहां पर अंकित हुए हुए हैं? हरिकेली नाटक के कुछ अंश कहां अंकित हुए हुए हैं? मस्जिद पर। उस मस्जिद का नाम क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और हरिकेली क्या है? एक नाटक जो किसका रचित है? चौहान शासकों द्वारा रचित है। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम कहते हैं बिसल देव भी कहा जाता है। मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा एक हिंदू विधि पर एक पुस्तक है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, जिसके रचयिता कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। ब्लैक पगोड़ा क्या है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। अब ये कोणार्क कहाँ स्थित है? तो ये पुरी में स्थित है। और पुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के पुरी में स्थित जो कोणार्क का सूर्य मंदिर से ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। इसके निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम थे। कौन थे? नरसिंह प्रथम। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? ये विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। और सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल द्वारा हुआ। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक भी धर्मपाल थे। अब ये जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो जयदेव थे। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव थे। और ये जो जयदेव हैं ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जो जयदेव हैं, जयदेव कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे जयदेव, जो कि रचयिता हैं गीत गोविंद के। अब लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत भी चलाया था। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत भी चलाया था। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसके निर्माता कौन थे? तो अनंत वर्मा थे। ये सारे जो जगन्नाथ उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं, भुवनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, ये और जगन्नाथ मंदिर है या कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब नागर शैली से निर्मित हैं, नागर शैली से बने हैं, नागर शैली बने हुए हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माता कौन थे? अनंत वर्मा, जो कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल। अजमेर के संस्थापक अजयपाल थे। अब ये जो हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र कौन थे? तो ये जैन आचार्य थे। जैन आचार्य थे हेमचंद्र। इनको संरक्षण किसने दिया?
हेमचंद्र जो कि जैन आचार्य हैं, इनको संरक्षण किसने दिया था? तो जय सिंह सिद्धराज ने और कुमारपाल ने। किन किन ने दिया था? जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन दोनों ने ही जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण प्रदान किया था। अब ये भीम द्वितीय क्या है? भीम द्वितीय, तो भीम द्वितीय पहला भारतीय राजा है या शासक हैं। भीम द्वितीय पहले भारतीय थे जिनका सामना तुर्क से हुआ। भीम द्वितीय पहले भारतीय थे जिनका सामना तुर्क से हुआ। और तुर्क से किस तुर्क से हुआ? तो मोहम्मद गौरी तुर्क से बिलोंग करते थे, और मोहम्मद गौरी तुर्क का था, और मोहम्मद बिन कासिम जो मैंने पढ़ाया वो अरब से बिलोंग कर रहा था। तो भीम द्वितीय जो है वो पहले भारतीय शासक थे जिनका सामना तुर्क से हुआ, और तुर्क से कौन? मोहम्मद गौरी से हुआ, और जो परास्त हो गए। मोहम्मद गौरी परास्त हो गया था। आगे देखते हैं अगला पार्ट, आगे देखते हैं। तो कविराज के नाम से कौन विख्यात थे? कविराज नाम से कौन विख्यात थे? तो भोज परमार जो हैं वो कविराज नाम से विख्यात थे, भोज परमार। अब इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक हैं वो कौन कौन सी हैं? तो समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व और योग सूत्रव्रती। तो ये 4 पुस्तकें इनके द्वारा लिखित हैं भोज परमार, जो कि कविराज नाम से विख्यात थे। तो आयुर्वेद सर्वस्व, योग सूत्रव्रती, समरांगण सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण। अच्छा, अब ये समरांगण सूत्रधार जो पुस्तक है इसका जो विषय है वो क्या है? स्थापत्य कला है। समरांगण सूत्रधार का जो विषय है वो क्या है? स्थापत्य कला। अब जब कविराज नाम से विख्यात भोज परमार, इनकी जब मृत्यु हुई तो ये उक्ति दी गई इनके संबंध में, भोज परमार के संबंध में एक उक्ति दी गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो अद्धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिगंबते। इसका अर्थ है कि भोज परमार की मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। इस उक्ति का जो अर्थ है कि अद्धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिगंबते, इनका अर्थ है कि जब इनकी मृत्यु हुई, भोज परमार की जब मृत्यु हुई तो धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। इस उक्ति का अर्थ है। और ये किसके संबंध में है? भोज परमार, जो किस नाम से विख्यात थे? कविराज। उनकी 4 पुस्तकें समरांगण सूत्रधार, आयुर्वेद सर्वस्व, योग सूत्रव्रती और सरस्वती कंठाभरण। और समरांगण सूत्रधार जो है इसका विषय क्या था? स्थापत्य कला। एक पॉइंट ये भी है, जो रानी पद्मावती हैं इनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह जो है वो इनके पति हैं रानी पद्मावती के। आगे देखते हैं। तो ये 3 राजवंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये 3 राजवंश थे। इसे मारे ने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने, जब इन्होंने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उलझे रहे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये 3 राजवंश जब कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में उलझे रहे तो इसको नाम दे दिया गया त्रिकोणीय संघर्ष। कन्नौज पर किसका राजा, वो हर्षवर्धन के बाद जब खाली हो गया कन्नौज, तो उस पर आधिपत्य स्थापित करने में 3 राजवंश उलझे रहे, तो 3 के वजह से त्रिकोणीय संघर्ष कह दिया गया। तो त्रिकोणीय संघर्ष में 3 राजवंश कौन कौन से थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जिसमें जीत किसकी होती है? प्रतिहारों की जीत होती है त्रिकोणीय संघर्ष में कन्नौज पर। और राष्ट्रकूट ये दक्षिण भारत की शक्ति है, और ये पहली शक्ति है जिसने उत्तर भारत की राजनीति पर हस्तक्षेप करा आधिपत्य स्थापित करने के लिए कन्नौज पर।
लेकिन जीत प्रतिहार की होती है। तो आरंभ और अंत प्रतिहार द्वारा होता है। इसका आरंभ कब हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष का जो आरंभ है वो हुआ था 8वीं सदी में। 8वीं सदी में आरंभ हुआ था। और त्रिकोणीय संघर्ष का की पहल जो है, पहल किसके द्वारा हुई? तो वत्सराज द्वारा पहल हुई कन्नौज पर। त्रिकोणीय संघर्ष जो था वो कन्नौज पर था, जिसपे जीत प्रतिहारों की हुई। 3 राजवंश उलझे हुए थे, इसमें त्रिकोणीय संघर्ष कह दिया गया। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के थे और दक्षिण भारत की शक्ति थी, क्योंकि उत्तर भारत में सेव करने वाली शक्ति बनी राष्ट्रकूट। तो 8वीं सदी में इसका आरंभ हुआ, वत्सराज द्वारा पहल हुई, प्रतिहारों की जीत हुई। 3 राजवंश थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, कन्नौज पर आधिपत्य साबित करने के लिए, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। कालिंजर का जो अजय दुर्ग है, अजय दुर्ग कहाँ है? कालिंजर में है, जिसके निर्माता कौन थे? धंगदेव। अजय दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने, जो कि कालिंजर में है। अब ये 2 ग्रंथ हैं, कल्पद्रुम और कृत्यकल्प। कल्पद्रुम और कृत्यकल्प ये 2 ग्रंथ हैं जो कि लक्ष्मीधर द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा रचित हैं? लक्ष्मीधर द्वारा रचित हैं। किसके राज्यकाल में रचना हुई थी? तो गोविंद चंद्र के राज्यकाल में रचना हुई थी 2 ग्रंथ की, जिसका नाम है कल्पद्रुम और कृत्यकल्प। किसके द्वारा? लक्ष्मीधर द्वारा। आगे देखते हैं।